हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ AR सर। हम लोग आज मैग्नेटिज्म वाला पार्ट पढ़ेंगे, जो आप जानते हैं कि अर्थ मैग्नेट वगैरह और बार मैग्नेट, इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कौन से वाले किए थे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी टेक फर्स्ट क्वेश्चंस। The points A and B are situated perpendicular to the axis of 2 cm long bar magnet at a large distance x and 3x from the center on opposite sides. Okay. The ratio of the magnetic field at A and B will be. देखिए बार मैग्नेट वाला क्वेश्चन है। आप जानते हो बार मैग्नेट के बारे में क्या होता है बच्चों? मैं बताता हूँ। देखो ये आपकी बार मैग्नेट, ठीक, बार मैग्नेट नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। तो आपको कुछ फॉर्मूले इसके याद होने ही चाहिए। जैसे कि इसकी एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये आपको मालूम होगा। B इक्वल टू कितना होता है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से यहाँ तक? R। तो ये हो गया आपका R क्यूब और 2m आता है। लाइक डेट अगर आप इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे जाओगे तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है और यहाँ पर भी होती है। तो ये डिस्टेंस उन्होंने x दिया और ये कितना दिया उन्होंने? 3x। ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट अपन B ले लेते हैं। सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ये अच्छे से याद होगी कि सर म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई R क्यूब। इट मीन जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ और यहाँ में डिफरेंस क्या है? यहाँ 2 का डिफरेंस है बस, ये 2, यहाँ पर 2 नहीं है। तो जो B है वो किसके प्रपोजनल है? 1 अपॉन R क्यूब के प्रपोजनल है। तो आपने कितना लिखा कि सर B इज प्रपोजनल टू 1 अपॉन R क्यूब। B इज प्रपोजनल टू 1 अपॉन R क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि B एट A अपॉन B एट B कितना हो जाएगा बच्चों? ये R ऊपर चल जाएगा, ये है ना, तो ये हो जाएगा B एट B 3x का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर यानी कि 27:1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से करना है। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ओके, वही सॉल्यूशन दिया हुआ है। B इज प्रपोर्शनल 1 अपॉन R क्यूब, B1 अपॉन B2 इज 27/1। नेक्स्ट, a conductor of length L and a mass m is placed along the east-west line on a table. Suddenly a certain amount of charge is passed through it and it is found to jump height h. The earth magnetic induction is B. The charge passed through the conductor. तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। पहले क्या कहा उन्होंने कहा एक वायर है, इसमें करंट जा रही है I, ओके, और यहाँ पर एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है B। ये क्या करता है? जब फोर्स लगाता है तो ये वायर ऊपर की तरफ जंप करता है। क्या करता है? ये ऊपर की तरफ जंप करता है। तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर होगा, ताकि DL क्रॉस B फोर्स ऊपर लग जाए। कुछ में तो कोई बड़ी बात नहीं, फोर्स लगा इसके ऊपर F। अचानक से इसकी स्पीड 0 थी और ये कितनी हाइट तक गया? H हाइट तक गया। मतलब इसको कितना स्पीड मिली? इनिशियल स्पीड कितना थी वायर की? 0। और जैसे ही फोर्स लगा उसकी स्पीड कितनी हो गई? ये H हाइट तक तब जाएगा जब इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी बेटा? √2gh। ओके, इसका मतलब क्या हो? इसको इम्पल्स मिला। क्या मिला इसको? इम्पल्स मिला। क्या मिला इसको अचानक से बेटा? इम्पल्स मिला। इम्पल्स क्या होता है? F डेल्टा T P फाइनल माइनस P इनिशियल। ये इम्पल्स मिल गया भैया। अब आप देखिए F कितना हो गया सर? F हो गया B I L डेल्टा T इज इक्वल टू P फाइनल M अंडरवुड ऑफ 2gh माइनस 0। ये आ गया आपका। अब आप देख सकते हैं कि जो I है, I को यू कैन राइट dq/dt। तो ये हो गया आपका B डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इंटू L डेल्टा T इज इक्वल टू M
अंडरवुड ऑफ 2GH। ओके, डेल्टा टी से डेल्टा टी कर दिया, तो डेल्टा क्यू कितना आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम अंडरवुड ऑफ 2GH अपॉन B इंटू एल। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना चार्ज उसके अंदर फ्लो हुआ होगा तो ये आराम से उछल के ऊपर चला जाएगा H हेड तक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, द आंसर इज डी। है आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते अपन आगे। ये देखिए, ये उसका सोल्यूशन दिया हुआ है पूरा आपको, सेम इन टाइम dt, आई करंट दे दिया, v दे दिया, चेंज इन मोमेंटम दे दिया, बाकी सब आप जानते हैं, जो मैंने बताया वही है। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर परमानेंट मैग्नेट। याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्लियर बात है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट मतलब यदि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और फिर मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जाए तो भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म लंबे समय तक रहना चाहिए। वो है आपका स्टील। क्या है बेटा, वो आपका है स्टील। से याद रखना आप लोग, है ना। इसका जो हिस्टैरिसीस लूप आता है वो बड़ा आता है, दैट याद रखेंगे, स्टील बस। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हीटेड अबाउट द क्यू टेम्परेचर, याद है आपको, जैसे क्यू टेम्परेचर के ऊपर जाते हो तो गेट डीमैग्नेटाइज। क्या हो जाएगा वो, डीमैग्नेटाइज। पूरी थ्योरी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ो आप इनको ध्यान से। डीमैग्नेटाइज हो जाएगा बेटा वो। A straight current carrying conductor is placed in such a way that the current in the conductor flows in the direction out of the plane। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये जो ना ये डॉट दिख रहा है, असल में कंडक्टर है लाइक दिस, ठीक है। ऐसे करंट आ रही है करंट। तो अब देखिए आप, तो करंट ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इधर से इधर हो गया, तो वो क्या बोला, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। भाई साहब, ये करंट इधर DL DL ये B, DL क्रॉस B, फोर्स कहाँ पर आ गया, नीचे। ये लो, फोर्स आ गया नीचे और नीचे Q है, तो हमारा आंसर Q हो गया। लो, ये आंसर हो गया भाई साहब, डन। यहाँ देखिए आप, बहुत बढ़िया चीज, हिस्टेरिसिस लूप दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर। ओके, हिस्टेरिसिस लूप ये होता है। हाँ, द फिगर शोज experimental measured B versus H variation in the ferromagnetic material, the retentivity, ये तीनों टर्म याद रखनी है, कोर्सिविटी और सैचुरेशन, तीनों इंपॉर्टेंट है। रिटेंटिविटी क्या होती है, कोर्सिविटी क्या होती है और सैचुरेशन क्या होता है, आपको तीनों चीज़ें इस ग्राफ में पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है। मैं एक बार फिर आपकी सुविधा के लिए बता देता हूँ क्या होती है क्या नहीं होती। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आता है, फिर नीचे आता है ना, फिर ये ऐसे जाकर ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। याद है आप लोगों को ये, तो ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, अब पूरा डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है इसको आपको अभी। ये जो है ये रिटेंटिविटी बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, रिटेंटिविटी। ओके, ये जो है ये या ये क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है आपकी कोर्सिविटी। क्या कहलाती है बेटा, ये कोर्सिविटी। और सैचुरेशन, इसके बाद इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पा रहा है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन। ये अच्छे से पता होगा यदि आपने हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा होगा तो भैया आप देखिए, व्हाट इज द रिटेंटिविटी हियर, ओ सर ये रही 1, तो 1। कोर्सिविटी देखो, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर 50 बना दिया, इधर थोड़ा डायग्राम इसको है ना हल्का सा टिल्ट कर दिया बच्चों। अब इसको जब 50 50 50 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये वाला माना है, ये ग्राफ यहाँ पर होगा। ओके, टेंशन मत लेना, ये ग्राफ में 50 यहीं पर ही है और ये 1 यहीं पर ही है, तो कोर्सिविटी कितना आएगा आपका 50। अच्छा, रिटेंटिव टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, कोर्सिविटी कितना हो गया, एम्पियर पर मीटर। डन। नेक्स्ट, सैचुरेशन, यहाँ पर सैचुरेशन ये लगभग ये तो 2 आ रहा है सर, 2 नहीं आ रहा है, इसने 1.5 दिया है, ये ग्राफ थोड़ा सा इसने खींच दिया है, कोई बात नहीं। आंसर जो है ये 2 लिखो और इसने 1.5 दिया, इसका मतलब ग्राफ नीचे होगा, तो आप देख सकते हो इसको अपने हिसाब से 2 आना चाहिए, लेकिन चूंकि ग्राफ में नहीं दिया है, ग्राफ थोड़ा गलत बनाया है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा इसका, ए। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, आपको समझ में आ गया हो।
तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है और आसान होता है। ये याद रखना है यार, रिटेंटिविटी ये होती है सर, कोर्सिविटी ये होती है, सैचुरेशन ये होता है। तो इसके बारे में इन चीज़ों को हमें पता होना अच्छे से चाहिए। ये देखिए इसमें दिया हुआ है रिटेंटिविटी x, कोर्सिविटी y, सैचुरेशन ये रहा z। डन डन। यहाँ देखिए एक नया क्वेश्चन आप बस, एन एलिप्टिकल लूप हैविंग रेजिस्टेंस r। ठीक है, ये एलिप्टिकल लूप है, रेजिस्टेंस कितना है इसका r है, ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस a एंड सेमी माइनर एक्सिस b, ये होगी आपकी सेमी माइनर b। मैग्नेटिक फील्ड is shown in the figure. If the loop is rotated about the x axis, ये x axis के about rotate कर रहा है ऐसे, with angular frequency ओमेगा से करेगा। The average power loss in the loop due to Joule, और सिंपल सा है, जब भी पावर निकालनी है, लॉस निकालना है, करंट निकालनी पड़ेगी सर। क्या निकालनी पड़ेगी? करंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? ईएमएफ निकालना पड़ेगा सर। ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? फ्लक्स निकालना पड़ेगा सर। सिंपल सा। तो आ जाओ, फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। चलो आगे, फाई बराबर बी, सर ए कितना हो गया? पाई ए बी। याद रखना एलिप्स का एरिया, याद रखें। कॉस थीटा कितना हो गया? ओमेगा टी हो गया। ईएमएफ कितना आ गया? ये डी फाई बाई डी टी कितना हो गया? ये बी पाई ए बी साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना आ गया? ओमेगा इसको मैं यहाँ रखता हूँ अंदर, ये ओमेगा हो गया। डन बच्चों, ये हमारे पास ईएमएफ आ गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ईएमएफ आ गया। अब पावर क्या होती है? पावर सिंपल सर, ई स्क्वायर बाई आर। चलो स्क्वायर कर दो सर, बी स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन आर। ओके डन। इसका कितना हो जाएगा? एवरेज। एवरेज कितना हो जाएगा इसका? 1/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? पी एवरेज, नीचे 2 आ जाएगा। बी पाई ए बी ओमेगा इन सबका स्क्वायर अपॉन 2r। दिस विल बी द आंसर। देखिए आंसर सी। समझ में बैठा? एकदम क्लियर? यस। वही सेम सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर, you can see it. Next, a galvanometer coil has 500 turns and each turn has an average area of 3 into 10 raised to the power minus 4 meter square. ठीक है। If a torque of 1.5 Newton per meter is required to keep this parallel to the magnetic field when a current of 0.5 ampere is flowing through the extent of, फिर आप जानते हो गैल्वेनोमीटर के अंदर किसी कोयल में जब टॉर्क लगता है, टॉर्क बराबर कितना होता है बताओ बच्चों? बी आई एन ए। ओके, ये होता है नहीं होता टॉर्क बच्चों? ये होता है टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 1.5। बी की वैल्यू सर निकालनी है, आई की वैल्यू 1/2, नंबर ऑफ टर्न्स 500, एरिया 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख सकते हो, क्या कर सकते हो यार, यहाँ नीचे 10 आ गया, क्या इससे ये उड़ गया आपका? ठीक है, तो अब आप देखो क्या हो गया, सोल्व करो इसको थोड़ा सा। 2 से ये कटोगे तो 5 बार, 5 से ये काटोगे तो 3 बार, क्या 3 से ये 3 गया सर। बी बराबर कितना हो गया? ऊपर 1 2 3 4, नीचे कितना हो गया? 500, 500, 1 2 1 2, कितना आ जाएगा? 5 से 5 दूना 10, 20 टेस्ला। ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोच समझ के करते जाएं, आंसर आते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं। देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है।
ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। Next, a wire A bent in the shape of an arc of a circle carrying a current of the 2 ampere and having radius 2 centimeter. Another wire B also bent in the shape of a arc of the circle carrying a current of 3 ampere and having a radius of 4 centimeter. ठीक है भैया, तो यहाँ ध्यान देना। ये है 3 एम्पियर और अंदर वाला जो था वो कितना था 2 एम्पियर। ओके, यही इंपॉर्टेंट बात है। रेडियस अंदर वाले की आर है तो बाहर वाले की कितनी हो जाएगी, ये 2r हो जाएगी। हम जानते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, b इजिकल टू कितना हो गया म्यू नॉट, आई कितना हो गया 2 अपॉन, अपन जानते हैं 4 पाई आर। थीटा कितना हो जाएगा छोटे वाले के लिए, थीटा ये एंगल 90 है, कितना है ना 2 पाई माइनस पाई बाई 2। ओके, क्योंकि एंगल कौन सा चाहिए मेरे को, पूरा वाला चाहिए। कौन सा वाला एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल नहीं, मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 और ये तो b1 हो गया। तो ठीक है, तो ये b2 कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट 3 नीचे 4 पाई, रेडियस कितना 2r। अब देखो यहाँ एंगल 2 पाई माइनस ये कितना 60, तो पाई बाई 3, पाई बाय 3। ओके, इसको रेशो पूछ रहा है, डिवाइड कर दो। तो म्यू नॉट 4 पाई आर बच्चों, ठीक है, करिया है। आगे देखो आप, अब ये देखो, यहाँ देखो आप, तो थोड़ा सोल्व कर लो। देखो ये हो जाएगा ऊपर 2, ये 1, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा 4 माइनस 3, तो ऊपर आएगा 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये कितना आएगा नीचे, नीचे 3 6, कितना हो जाएगा ये 5 पाई, कितना हो जाएगा 5, 3 ये भी है 3 इंटू 5 बाय 3 बच्चों। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यह जाएगा 6 अपॉन 5। दिस विल बी द आंसर। कैलकुलेशन में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि कैलकुलेशन में गलती हुई तो ये आपकी प्रॉब्लम बन सकती है। ये पूरा सॉल्यूशन है उसका। यहाँ पर देखिए, पैरामैग्नेट सैंपल शोज ए नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 6 एम्पीयर पर मीटर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला at a temperature of 4 Kelvin when the sample is placed in an external magnetic field of 0.3 T at a temperature of 24 Kelvin, then a magnetization will be। अब आप कई बच्चे सोचेंगे यार ये कितना भयानक क्वेश्चन हो गया है ना, तो कोई भयानक क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आप जानते हो मैग्नेटाइजेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, याद रखना है, पढ़ लेना इसको। तो और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आता है यहाँ पर, सीधे सीधे क्यूरी कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, याद होगा आप लोगों को, क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बस आगे क्वेश्चन आपके सामने है। 2 कंडीशन दी हुई है, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन में m कितना है 6 बराबर c, b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है 0.4 और t कितना दिया हुआ है बेटा t4। दूसरी कंडीशन में m निकालना है, ओके, c है और b कितना दिया है 0.3 अपॉन और t कितना है 24। तो बस डिवाइड कर दो यार, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया आपका। c से c गया आपका, ये कितना हो गया आपका 4 से ये गया कितनी बार 0.1 है ना, और ये 24 ऊपर पहुंच जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 6/m इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.3 इंटू 24 बच्चों। तो इससे ये गया 3 से कितनी बार, ये 8 बार गया, तो m कितना आ गया आपका, m आ गया ये 6/8 यानी कि 3/4 यानी कि 0.75। द आंसर इज ये। अब मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस, देखो यार टेबल में भी आया हुआ है। अब मैग्नेटिक नीडल को यदि आपने कहाँ पर रख दिया बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, आप जानते हो यार नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स भी लगेगा, जैसे मान लो ऐसे रख दिया आपने, ठीक है।
अब आपने उसको नीडल को ऐसे रख दिया बेटा, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो यहाँ पर फोर्स ऐसे लग जाएगा और यहाँ फोर्स ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा। तो ये F1 है और ये F2 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, F नेट कितना हो गया बेटा, F1 माइनस F2, क्योंकि ये ज़्यादा है और वो कम है ना। और इसके अबाउट ये ऐसे घुमाएगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा, तो टॉर्क भी आ जाएगा, है ना। टॉर्क बराबर m क्रॉस b, दोनों आ जाएंगे बेटा, है ना, m क्रॉस b। तो आप देख सकते हो कि फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, तो आंसर आपका ये जाएगा। ओके, बिल्कुल तसल्ली के साथ करते रहेंगे इन क्वेश्चनों को, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट, needles N1, N2 and N3 आर मेड ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। इनकी प्रॉपर्टीज आप जरूर पढ़ लेना बेटा, किसकी, फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सब्सटेंस रेस्पेक्टिवली मैग्नेट व्हेन ब्रॉट क्लोज टू देम विल बी, सिंपल सी बात है, आप सब जानते ही हो। फेरोमैग्नेटिक सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, पैरामैग्नेटिक थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा और डायमैग्नेटिक उसको रिपेल कर देगा। क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। क्वेश्चन आया था, आराम से फोकट का नंबर मिलता है, अट्रैक्ट N1 स्ट्रॉन्ग N2, ये ठीक है, बिल्कुल आराम से आसान मिलता है। तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना चाहिए ताकि आपको फटाफट से इन क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हो और आसान होते हैं। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है, रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल आर एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ दीज क्वांटिटीज आर अलाउड फॉर डायमैग्नेट। तो आपको तो याद रखना पड़ेगा बेटा, किसी मटेरियल के लिए अपन जानते हैं एप्सिलॉन आर तो ग्रेटर देन 1 होता है ना, फॉर एनी मटेरियल। तो बी और डी में से एक आंसर आएगा। और डायमैग्नेटिक के लिए म्यू आर होता है ना बेटा, अब मैं सबकी बात नहीं करूँगा, जो जिसकी बात चल रही है उसकी बात करूँगा, वो ये होता है म्यू आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होता है। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा बेटा, बी चला जाएगा। तो अब आप नहीं याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको म्यू आर याद रहेगा, तीनों के लिए, 3 के लिए याद रखना बस, फेरो के लिए, डाया के लिए और पेरा के लिए। नेक्स्ट, द कोर्सिविटी ऑफ ए स्मॉल मैग्नेट वेयर द फेरो मैग्नेट गेट्स डीमैग्नेटाइज 3 × 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर। ओके, इसने एच दे दिया, ये क्या दे दिया इसने, ये एच 3 × 10 की पावर 3। द करंट रिक्वायर्ड टू बी पास इन ए सोलेनॉइड of length 10 centimeter, तो 10 centimeter and number of turns is 100, so that the magnet gets demagnetized when inside the solenoid is, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा, एच दिया हुआ है तो बी निकाल, बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है। और बी कितना होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई, ये होता है बेटा। इससे ये गया यार, तो आई कितना आ गया यार, आई बराबर कितना हो गया, एच अपॉन एन, ठीक है। एच कितना है, 3 × 10 की पावर 3 अपॉन एन कितना है 100, नंबर ऑफ टर्न्स 100, 10 सेंटीमीटर सोलेनॉइड कितना हो गया 100/10 × 100, ओके। इससे ये गया 1 2 3 से ये गया, कितना आ गया 3 एम्पियर, ओके। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को करना है। अब जेई मेन में आया था 2014 में, आराम से नंबर लूट सकते हो आप इसके अंदर। ये एक और कमाल का क्वेश्चन है जो कि जेई मेन 2016 में आया था और इम्पोर्टेंट है। स्टेट लो फॉर द 2 मैग्नेटिक मटेरियल ए एंड बी इज गिवन। देखो अपन जानते हैं कि जो पतला वाला होता है वो सॉफ्ट आयरन के लिए होता है, ये याद रखने वाली बातें भी है, सॉफ्ट आयरन। और ये होता है, ये बड़ा वाला होता है वो स्टील के लिए होता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा दीज मटेरियल आर यूज टू मेक मैग्नेट्स फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर कोर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर के अंदर किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाते हैं मैग्नेटाइज हो जाए, और इलेक्ट्रिसिटी बंद होते हैं वो डीमैग्नेटाइज, मतलब जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए, जल्दी से वो पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाए। ऐसी क्वालिटी इन दोनों के अंदर होनी, इन दोनों के मटेरियल में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। जबकि जनरेटर में आपको क्या चाहिए, जनरेटर के अंदर यदि आपका परमानेंट मैग्नेट बन जाए तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर, जबकि यहाँ पर ये स्टील है, स्टील में क्या होता है परमानेंट मैग्नेट रह जाता है, थोड़ा सा क्या होता है बेटा परमानेंट मैग्नेट रह जाता है, जबकि यहाँ पर रहता है लेकिन यहाँ पर बहुत कम रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफॉर्मर के लिए जो चाहिए वो ये चाहिए ताकि वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है। तो मेरा आंसर जाएगा सी। इसमें आप एक एक ऑप्शन को पढ़ सकते हो बेटा,
ए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, एकदम गलत, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हो नहीं सकता ये। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जैसे आपने बेल बजाई, आप जानते हो वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, कई जगह होती है। तो जैसे स्विच दबाया आपने, करंट गई तो वो चालू हो जानी चाहिए, और कैसे आपने स्विच बंद किया, वो करंट बंद की तो वो एकदम से वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट जीरो हो जाना चाहिए उसका मैग्नेट, ताकि बेल ना बजे वापस से, वरना बेल कंटिन्यू बजती रहेगी यदि वो आपने वो कर दिया। तो आप इस चीज़ को समझें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये याद रखने लायक भी क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अ मैग्नेटिक नीडल ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इतने एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दिया हुआ, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला, टाइम टेकन फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशन, 10 कंप्लीट, तो 1 ऑसिलेशन निकाल लो भैया, 1 कितना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी। ठीक बेटा यार, देखो हर चीज़ दी हुई है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई कितना दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.5 इंटू 10 की पावर -6, एम बी, एम कितना है 6.7 इंटू 10 की पावर -2, बी कितना दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लो, सोल्व मैं नहीं कर रहा, आप सोल्व करते ना, टी इजिकल टू कितना हो गया 10 इंटू टी कर देना, और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, और आप देख सकते जेई मेन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ये इसका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, 2 पाई आई वाई एम बी, 2 पाई ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सब वही सेम जो मैंने बताया, बस कैलकुलेशन करनी थी आप लोगों को। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.8, हाँ भैया वो वर्टिकल कंपोनेंट, अब देखो ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है, ये आपकी अर्थ, ठीक है, आप जानते ही हो ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस आप जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो क्या वो ऐसे आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाता है बेटा इसका, दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर। अब आप देखिए बहुत प्यार से, यहाँ देखिए इस अर्थ के, ये अर्थ है इसके पैरेलल है ये, मतलब हॉरिजॉन्टल है, जबकि ये वाला कंपोनेंट बी वी कितना हो गया 0, मतलब ये नीचे आएगा, वैसे गलत मैंने इधर बनाना चाहिए उसको, बी वी 0 हो गया, और ये इधर कितना हो गया बी एच हो गया, डन, मतलब बी वी मुझे इधर बनाओ ज़्यादा अच्छा है, ये 0, तो यहाँ पर ये नहीं ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, है ना, ठीक है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर बी एच 0 होता है, और ये हो गया आपका यहाँ पर बी वी, ठीक है। तो आंसर देख लो आप, मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है 0 होता है, पोल पे नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ऑन प्लेसिंग ए पीस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज मैग्नेटिक फील्ड इज 200 ओरस्टेट, अच्छा इसने सीधे सुन दिए भैया, ओरस्टेट 200 ओरस्टेट, flux density of 300 Gauss is produced in it, the value of the relative permeability and magnetic susceptibility of the material will respectively, अब ये देखो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप, ये रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर बराबर कितना होता है 1 प्लस एक्स एम, ओके, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसमें यही होता है रिलेशन, आपको म्यू आर आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। देखो उसने क्या क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी दी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड ओरस्टेट फ्लक्स डेंसिटी इतना दिया हुआ है, ये हाँ ये दे दिया उसने म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू क्या ये एच कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ से दे देना म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी, बी कितना हो गया गॉस 3000 है ना, गोस कितना होता है 10 की पावर 3 होता है, क्या होता है उसमें चेंज कर देंगे अपन इसको, किसमें, और म्यू नॉट कितना होता है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻⁷, और ये म्यू इंटू आर, एच कितना होता है ओरस्टेट में दिया हुआ है, तो ओरस्टेट तो मुझे मालूम है 280 करीबन, तो ये एम्पेयर पर मीटर हो जाएगा, ठीक है।
और गोस होता है मेरे ख्याल 10⁻⁷। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट म्यू आर, यहाँ से म्यू आर निकालोगे, जब म्यू आर को आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ से आपका एक्सएम आ जाएगा। ओके, तो आप इसको यहाँ देख सकते हो कहाँ पर, ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, वही एक ही बात है। यूजिंग फॉर्मूला दिस, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इन सब की ज़रूरत नहीं है बच्चों करने की, ठीक है। डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाओ आप, यहाँ पहुँच जाओ जो मैंने किया। 10⁻⁻⁴ होता है असल में वो गोस, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका म्यू आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका म्यू आर आ जाएगा। म्यू आर आने के बाद आपका आराम से एक्सएम आ जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने पहले किया था, ये 10⁻⁻⁴ होता है, कितना होता है ये 10⁻⁻⁴। इसको सोल्व करो तो यहाँ से म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, और जो म्यू आर लगभग आया आपका, कितना है यहाँ पर म्यू आर आया था आपका कैलकुलेशन करने पर, 1 मिनट, 15 लगभग आया था, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, ये 15 लगभग आया। तो एक्सएम कितना आ जाएगा, 15 रखोगे, 15 - 1, तो एक्सएम कितना हो गया आपका 15 - 1 यानी कि 14, तो 15 14 आंसर हो जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। ईच एटम ऑफ एवरी मैटर इज कम्प्लीटली मैग्नेट इटसेल्फ, फॉल्स, एकदम फॉल्स। एवरी मैटर के, ठीक है, ये गलत हो गया कम्प्लीटली, क्योंकि स्पिन्स होता है उनके अंदर, एक में पॉजिटिव तब घूमता है, एक में नेगेटिव की तब घूमता है, तो वो उसको डीमैग्नेटाइज कर सकता है, ठीक है। तो नहीं होगा, एटम नहीं होगा, है ना। एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप एज शोन द फिगर 0। अच्छा, यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। परपेंडिकुलर पेपर इनवर्ड, परपेंडिकुलर पेपर आउटवर्ड। यार तो जरा सा क्वेश्चन हो गया एकदम से, कैसे हो गया सर, ये लूप है, ये जो लूप दिया हुआ है इसको देखें आप, ये इस तरह का लूप दिया, इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो किधर होगा सर, करंट डायरेक्शन ऐसे अंदर, तो ये लूप में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर। तो ऑब्वियसली जब यहाँ से मैग्नेट अंदर जाएगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा, क्योंकि क्या बनाएगा वो, लाइन बनाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, उस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसके द्वारा निकालो, दोनों को माइनस करो, अपना पता लग जाएगा। तो आप सिंपल सा करें यार, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कहाँ पर है, अंदर है। एक सेकेंड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, अंदर है। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, इनसाइड, तो यहाँ से घूम के बाहर आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, बाहर होगा। सिंपल सा आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट O ऑफ द लूप विथ करेंट I, ठीक है। हूँ से भी इलस्ट्रेटेड ए करंट, देखो यहाँ पर एक लूप दिया हुआ है, तो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इस लूप के अंदर, अंदर की तरफ होगा। कहाँ पर होगा, तो सबसे पहले इस लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड देख लो, एक इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लूप का देखता हूँ, क्योंकि लूप का मुझे आसान लग रहा है। तो इस लूप के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना होगा बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 4πr, और एंगल कितना आएगा, पाई माइनस 2φ, दिस विल बी द एंगल। ओके, ठीक। अभी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, B1 B2, वो कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4π, ये R है, ये R cos φ हो गया बेटा, कितना हो गया नीचे, ये R cos φ। अब बेटा इधर देखो, नीचे अंदर आता है साइन, ये एंगल फाई और वो एंगल भी फाई, तो ये कितना हो गया बेटा, साइन फाई प्लस साइन फाई
बॉस दोनों को जोड़ देना, B1 B2, यू विल गेट योर आंसर। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ये उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है बिल्कुल सेम, आर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, फिर B1 दिया हुआ है, वही सब कुछ जो मैंने किया है। यहाँ एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अ करंट I flows around a closed path in horizontal plane of the circle as shown in the figure. The path consists of the 8 arcs. कितने आर्क? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आर्क है बेटा। तो 8 आर्क के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? वो 45। कितना बनेगा? हर आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा कितना बनेगा बेटा? वो 45 बनेगा। तो लेकिन एक 4 की रेडियस आधी है और 4 की रेडियस डबल है, तो अपन दैट लिखते हैं। देखो B इजिकल टू कितना? 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर अंदर वर्ग, और एंगल कितना हो गया बेटा? π/4 प्लस 4 इंटू 4, पता है क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि 4 आ गए, म्यू नॉट आई बेटा अपॉन 4 पाई, रेडियस कितना हो गया? 2r, ये कितना हो गया आपका? π/4। ओके, इन दोनों को सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो आपका होगा। ठीक है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। अच्छा, करंट ऐसे जा रही है तो ये लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहाँ पर आएगा वो? इनसाइड, है ना, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका। तो आप देख सकते हैं इसको सोल्व करने के बाद शायद 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 और परपेंडिकुलर प्लेन इनवर्ड, यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आउटवर्ड तो आंसर आना ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए अनदर क्वेश्चन। अ कोएक्सियल केबल इज मेड अप ऑफ द 2 कंडक्टर्स। ठीक है, द इनर कंडक्टर इज सॉलिड एंड इज ऑफ रेडियस R1। ठीक है, and the outer conductor is the hollow of the inner, radius R2 and outer is R3। ठीक है, the space between the conductors is filled with air, the inner and the outer conductors are carrying currents of the equal magnitude in opposite direction, then the variation of the magnetic field and distance from the axis। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे? ये सॉलिड, ये R1, ठीक है, ये सॉलिड है, टॉप व्यू देख रहे हैं। इसके बाद ये R2, इसके बाद ये होगा आपका R3, R1 R2 एंड R3। R1 के अंदर देखो आप कैसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड। R1 के अंदर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड में जानते हैं B इक्वल टू कितना होता है बेटा? म्यू नॉट J R/2। तो B किसके प्रोपोर्शनल? R के। तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो R1 तक वो ऐसा जाएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बात करो, बाहर वाले का तो इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो B कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मतलब B किसके प्रोपोर्शनल? 1 अपॉन आर के। क्या ये ऐसे हो जाएगा यार? इसके बाद इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर भी आप देखोगे तो अंदर वाले की वैसे भी आएगा और बाहर वाले की, लेकिन वो प्रोपोर्शनल टू आर ही आएगा। लेकिन अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड देखो तो 0 आएगा, तो वापस यहाँ पर आकर ये से 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं कि आपको यहाँ निकालने की जरूरत है मैग्नेटिक फील्ड, वैसे आपने निकाला हुआ है, आप उसे याद रख सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है बेटा, थोड़ा दिमाग से करोगे तो हो जाएगा। इसका आंसर चल जाएगा आपका सी। देखिए अनदर क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल शेप कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 15 टर्न्स आर कैरिंग करंट I एम्पियर, यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन पाई इच। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल। तो ये क्या बनाना पड़ेगा? हेक्सागोनल बनाना पड़ेगा। बनाओ भैया, ये और ये बन गया आपका हेक्सागोनल। ठीक है, साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ए मान लेता हूँ, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो सबसे पहले, तो कितना आएगा भैया? और कितना होगा? ये पूरा एंगल 120 होता है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 60। ये कितना हो जाएगा? 60। तो यार यहाँ कितना हो जाएगा बताओ? ये और ये 30, और ये हो जाएगा आपका 30।
के डिस्टेंस ए हो जाती है, ठीक है। तो इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया बेटा, बी इज इक्वल टू 6 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी कितना हो गया ए, ये हो गया आपका साइन 30 प्लस साइन 30, ओके। तो बस ये आपका आंसर आ गया। क्या निकालना है यहाँ पर उसको, अच्छा वैल्यू दी हुई है 50 टर्न्स वगैरह ये सब, तो आप वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, म्यू नोट आई अपॉन पाई की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी निकाल लेंगे, म्यू नोट आई अपॉन पाई की वैल्यू आप यहाँ पर आराम से है ना निकालें, इसकी टर्म्स में आंसर देना है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो कितना हो गया आपका ये 6/4 और आई कितना हो गया मेरा, आई तो निकालना ही है, ठीक है, और पाई और ए, हाँ तो इसकी फॉर्म में आंसर निकाल, तो मैं वो साइड में डाल दूंगा बेटा। साइन 30 1/2 कितना हो गया, ये 1 हो गया आपका, ओके, अपॉन ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये हो गया आपकी ए, और म्यू नॉट आई अपॉन पाई, ओके। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है उन्होंने, और तो किसी की वैल्यू नहीं चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पर। शेप ऑफ कोयल इज, अच्छा 50 टर्न्स और है, तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 50 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 50 टर्न्स है, तो इंटू ये 50 हो गया आपका, ओके, है ना। तो सबसे मेन चीज़ थी आपकी, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, वही सेम सॉल्यूशन है पूरा पूरा उसका, जो आपके सामने सॉल्यूशन रखा हुआ है ना, और आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये निकालनी, ये कितनी वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी इसको देना है आपको। मान लो जैसे ये 60 है आपका, ये पता है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये कितना यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, कितना है ये 10 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आप देखो, सॉरी ये हाँ ये इसको डी मानो आप, ए नहीं, क्या मानो आप इसको, डी लिखो इसको, नई डिस्टेंस डी। तो डी कैसे निकालोगे आप, ये 5 पता है आपको, ये डी पता है, 30 पता है, 1030 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/d। तो डी कितना आ गया बेटा, सेंटीमीटर में ध्यान रखना, 5 × 10⁻⁻, 1030 कितना होता है 1/√3, तो ये चल जाएगा यहाँ पर √3, ओके। नाउ कीप इट हियर एंड गेट योर आंसर इजीली। ये पूरा सॉल्यूशन है, सेम सॉल्यूशन है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप मेड ऑफ द मेटल वायर, ठीक है, एक स्क्वायर लूप बना हुआ है मेटल वायर का, यहाँ बनाओ ये स्क्वायर लूप ऑफ मेटल वायर, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए स्क्वायर लूप मेड ऑफ मेटल, द वायर है ये डायमीटर ऑफ 4 mm, जो ये वायर है, वायर का डायमीटर दिया हुआ है भैया, तो डायमीटर ऑफ द वायर 4 mm, ठीक है, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। द टोटल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ ये और ये मिलाकर कितना दिया उन्होंने, ये 30 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, दे दिया भैया। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज विद टाइम एट अ स्टडी रेट dV/dt, इतने द इंड्यूस करंट इन द लूप इज क्लोज टू, ओके भैया। तो ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो क्या चेंज हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो अपन जानते हैं फ्लक्स फाई, यहाँ से लिखता हूँ, देखो आंसर आ जाएगा आपके पास। फ्लक्स फाई बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, बी ए, EMF कितना आ गया, EMF बराबर d∅/dt, तो A × dV/dt। आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ बेटा, काम का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा काम का क्वेश्चन है। देखो इसने क्या चीज़ दी है बताऊँ मैं आपको, इसका एरिया आप निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, इसका एरिया आप निकाल सकते हो, dV/dt आपको उसने दिया हुआ। तो मैं भी थोड़ा और आगे चलता हूँ, ये एरिया किसका है, इस पूरे का प्लेन का, इसका एरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, करंट कितनी हो, करंट I बराबर होता है E/R, E/R, R इज द रजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो E कितना हो गया A dV/dt, बट सर इट इज नॉट गिवन, तो मैं R को क्या लूंगा, ρL/A, ये जो A है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्या ये क्रॉस
सेक्शन एरिया। क्या है बेटा ये? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि इसको कैसे करना। आई इज इक्वल टू ए अपॉन रो एल क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए डी बाय डी टी। क्लियर? ये जोरदार चीज। तो जो ये दिया ना, ये वाली चीज, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? स्मॉल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ वायर। ये कितना हो जाएगा? पाई 2 mm का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। ठीक, कीप इट हियर। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, सब कुछ दिया हुआ। रजिस्टिविटी ये दिया हुआ है और आपकी एक करंट आ जाएगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इसका। ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है जो मैंने किया हुआ है, वो सेम सॉल्यूशन है। नहीं, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and a charge to travel on a circular path of radius r that is perpendicular to a magnetic field B. The time taken by the particle to complete one revolution, तो आप आराम से निकाल सकते हैं यार। ये एक स्पीड v है, ये r है, ठीक है। तो r बराबर कितना हो गया बोलो? r बराबर mv बाय क्यू बी, यही दिया हुआ है, ठीक है। और क्या निकालना है? टाइम टेकन इन कंप्लीट रिवोल्यूशन, t बराबर कितना होता है? 2 पाई m बाई क्यू बी। बस यही तो आंसर, तो 2 पाई बाई क्यू बी। तो भाई तो डायरेक्ट याद रखना है आपको, इसमें कुछ करना ही नहीं है बेटा यार, है ना। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था। कब आया था ये? AIEEE 2005 में आया था। सीधा फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला। t इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई m बाई क्यू बी, हम सब जानते हैं, आराम से निकल जाएगा आंसर। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। नेक्स्ट, in the region study and the uniform electric and magnetic field are present, ठीक है। these two fields are parallel to each other, okay, दोनों parallel है each other। the charge particle is released from rest in the region, the path of the particle will be helix, straight line, ellipse और circle। तो भैया पहली बात तो देखो दोनों परपेंडिकुलर है ना। और एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया, क्या किया गया बेटा? रिलीज किया गया। स्टडी और एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, पैरेलल टू ही दोनों क्या है? ऐसे छोड़ा गया, ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, F बराबर क्यू। तो क्या ये आगे आएगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा? 0, क्योंकि F बराबर कितना होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा वी और बी के बीच का एंगल कितना है? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा इसके ऊपर? 0 हो जाएगा। डेट्स वाई इट विल गो इन द स्ट्रेट लाइन। द आंसर इज ये। नेक्स्ट, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन, ठीक है। देन द मोमेंटम, वही वापस सेम क्वेश्चन आप जानते हो यार। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर यदि आपने किसी चार्ज पार्टिकल फेंका तो वो एक सर्कुलर मोशन करेगा। क्वेश्चन वही आ रहे हैं बार बार। देखो 2007 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन आने चाहिए हमें। तो मोमेंटम चेंज बट द काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड इज कांस्टेंट। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ mv²। तो क्या हो जाएगी बच्चों? ये कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट। मोमेंटम कितना होता है? p बराबर mv, दिस इज द मोमेंटम, ओके। द मोमेंटम चेंजेज बट द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई आपकी? कांस्टेंट। मोमेंटम चेंज क्यों होगा? असल में मोमेंटम का मैग्नीट्यूड विल नॉट बी चेंज, मैग्नीट्यूड विल नॉट बी चेंज बट डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम चेंज। तो यस, तो मोमेंटम चेंजेज बट द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो मुझे तो एकदम से सही लग रहा है।
बहुत बहुत मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर नॉट कांस्टेंट, ये एकदम गलत है। बहुत मोमेंटम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर कांस्टेंट, ये भी गलत हो गया बेटा। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बट ये एकदम गलत हो गया, तो आंसर जाएगा इसका ए। ध्यान रखना मोमेंटम में बच्चा बहुत सी बार गलती करता है कि वो मोमेंटम को भी कांस्टेंट बोल देता है, जबकि यहाँ पर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ओके, a charged particle with charge q enters a region of the constant uniform and mutually orthogonal field E and B with a velocity v perpendicular to the both E and B। देखिए यहाँ पर E और B भी परपेंडिकुलर और V भी परपेंडिकुलर है। खास बात क्या है, एंड कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ द V। उसने कहा है कि जो V है वो कांस्टेंट है V कांस्टेंट। अब यदि जब V कांस्टेंट है बच्चों, कौन कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हो कि जो फोर्स लगने वाला है B का और E का वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अपन जानते हैं दोनों फोर्स, एक का क्यू ई लगेगा, दूसरा का क्यू वी बी, परपेंडिकुलर फोर्स हो गया जीरो, तो V बराबर कितना आ गया ए बाई बी। ये तो डन हो गया। अब इसको वेक्टर में चेंज करना तो कैसे करेंगे सर, ऐसा मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये चार्ज इधर जा रहा है V स्पीड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स किधर हो गया, इधर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा यदि उधर लग जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स ये इधर हो गया। यस एकदम सही है सर। इसका मतलब E क्रॉस B क्या V आना चाहिए, E क्रॉस B V आना चाहिए, एकदम सही है। तो यदि मैं यहाँ पर ऊपर B से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा E B अपॉन बी स्क्वायर। लेकिन यदि मैं वेक्टर में बदलना चाहूँ इनको, तो यू कैन राइट ई क्रॉस बी, वी के डायरेक्शन में आ रहा है, तो वी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ई क्रॉस बी अपॉन बी स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन नेक्स्ट, अ बोट इज मूविंग ड्यू ईस्ट इन अ रीजन वेयर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इतने नॉर्थ एंड हॉरिजॉन्टल, द बोट carries a vertical area okay 2 meter long, if the speed of the boat is 1.5 meter per second, the magnitude of induced EMF, वही induced EMF कितना हो जाएगा, E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, VBL। काम खत्म। V कितना दिया हुआ है बेटा, स्पीड ऑफ द बोट इज 1.5, B कितना दिया हुआ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 की पावर -5 दिया, लेंथ कितना दिया है 2 मीटर देता, तो ये कितना हो गया बेटा 15 हो गया ये, है ना, 15 इंटू 10 की पावर -5, तो आंसर हो गया आपका 0.15 मिली वोल्ट। ओके, ये तो जरा सा क्वेश्चन आप सब जानते हो, इसे आप आराम से कर सकते हो। ये देखिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स ऑफ द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। द रेडियो ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स आर रेस्पेक्टिवली RP, RD एंड R अल्फा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो रेडियस आप जानते हो, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, R बराबर mv बाय क्यू बी। क्लियर, तो आप आराम से कंपेयर कर सकते हो क्या क्या दिया है उन्होंने। देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, मास क्या होता है, इसका मास m, इसका मास 2m, इसका मास 4m। चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्यों, न्यूट्रॉन का चार्ज क्यों, और अल्फा पार्टिकल चार्ज 2 क्यों हो जाएगा। बस इन तीनों को आप आराम से कंपेयर करके आराम से इनके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि निकालूँ मैं एक एक करके, कि जो आपका RP हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा mv बाई क्यू बी, और आपका जो RD हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2mv बाय क्यू बी, और तीसरा आपका R अल्फ़ा हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 4mv बाय 2qb। ओके, तो इससे ये कट जाएगा आपका, डन। तो आप देख सकते हो कि R ऑफ अल्फ़ा बराबर R ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन R ऑफ प्रोटॉन। इस प्रकार से आप इसे आराम से देख सकते हैं। एक ये भी क्वेश्चन अच्छा आया था JEE मेन 2015 में, इसे आप देखें, टू लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर्स, बहुत करंट I are held by insulating thread of the length L and are in equilibrium as shown in the figure, the threads making an angle theta, ठीक है, with the vertical, if the wires have mass lambda per unit length then the value of I। देखो दोनों में करंट जा रही है, इसकी वजह से फोर्स उधर लगेगा, उसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसी की बात कर रहा है बस, और इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो मैं छोटी छोटी बात बता दूं यहाँ पर, तो कैसे क्या क्या हुआ होगा इसके अंदर, कि सर एक को इक्विलिब्रियम में करो, दोनों इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। सर ये है और ये आपका वायर है, ठीक है, ऑब्वियसली इसका फोर्स क्या ऐसे लगा होगा,
है ना। और यहाँ पर टेंशन कितना हो गया बेटा, टेंशन हो गया T, है ना। और क्या पूछ रहा है वो, करंट आई पूछ रहा, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा आपका, थीटा हो गया। टेंशन के दो कंपोनेंट, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, नीचे कितना हो गया बेटा आपका ये mg हो गया। टी का कंपोनेंट ये थीटा, तो ये थीटा हो गया। आप सब समझ रहे होंगे 30 cos थीटा टी साइन थीटा। तो आप जानते हो क्या होता है बेटा, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ओके, इसको एल से मल्टीप्लाई करें तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तो बस अब तो आप आराम से निकाल लोगे सर कि टी कॉस थीटा बराबर सर हमारे पास एम जी हो जाएगा सर, और टी साइन थीटा बराबर कितना लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो उसको एल टोटल फोर्स चाहिए ना यार अपने को, तो क्योंकि टी कोश का पूरा लग रहा है, पूरे तार के ऊपर लग रहा है, तो उसको एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एफ कितना हो गया आपका, आप जानते हो म्यू नोट कितना होता है I1 I2 इंटू एल अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4 पाई 2 पाई, है ना डी। और डी कितना लेंथ हो जाएगा बेटा, ये यहाँ से ये एल है, तो ये एल कोस थीटा, ये एल साइन थीटा, एल साइन 2 एल साइन थीटा कितना हो जाएगा नीचे ये 2 एल साइन थीटा, 2 एल साइन थीटा। इसके आगे नहीं जाना अपने को। ओके, तो ये पूरा आ गया। तो यहाँ से आप दोनों में करंट सेम है, तो I1 कितना हो जाएगा, I स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर लेना और आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और डिटेल में और सॉल्यूशन यहाँ पे साफ साफ वही चीज़ें लिखी हुई है। ये फोर्स लिख दिया उन्होंने, ये लैम्बडा पर यूनिट लेंथ के ऊपर mg लिख दिया उन्होंने, पूरा सोल्व किया, तो वही आपके आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखो जेई मैंने एक बार 2018 में क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल। अभी यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा, क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट रेडी आरपी आर ई आर पी आर अल्फा रिस्पेक्टिवली यूनिफॉर्म मैग्नेट, तीनों काइनेटिक एनर्जी सेम है बच्चों। क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो क्या करोगे आप, आर बराबर होता है मोमेंटम एम वी बाई क्यू बी, आप जानते हो। अब मोमेंटम बराबर कितना हो जाएगा, मोमेंटम बराबर हो जाएगा आर बराबर अंडरवुड ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी। ओके, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो जाएगा, 2 भी सेम हो जाएगा, तो आर किसके प्रोपोर्शनल, आर इज प्रोपोर्शनल टू रूट एम बाय क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, रूट एम बाय क्यू हो जाएगा। अब आप कैसे देखोगे इसको, देखिए सबसे, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल को आपको कंपेयर करना है बेटा। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को तो आप कर लेते हो आराम से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोटॉन, और आप अल्फा पार्टिकल। आप जानते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होगा मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 4 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। चार्ज यहाँ पर क्यू होगा बेटा, यहाँ पर चार्ज क्यू होगा, यहाँ कितना हो जाएगा चार्ज 2 क्यू हो जाएगा। तो अब आप इसको लगभग कंपेयर कर सकते हैं, है ना। वही जैसे अपने कंपेयर किया था वही सेम कंपेरिजन है, ठीक है। मोमेंटम लिख दिया यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी लिख दी यहाँ पर, रेडियस लिख दी, यही आ गया आपका। बाकी सब आप जानते हो कि ये सब चीज़ों को, तो आप इसे आराम से कंपेयर कर सकते हैं। आंसर वही आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का जो आंसर आता है वही आंसर इलेक्ट्रॉन का और इनका आता है। नेक्स्ट, अ सर्कुलर कोयल हैविंग n टर्न्स एंड रेडियस r कैरीज ए करंट I, इट इज हेल्ड इन द xz प्लेन, ठीक है, xz प्लेन में हेल्ड है। मैग्नेटिक फील्ड बी आई केप, ठीक है, द टॉर्क ऑन द कोयल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सबसे पहले देखिए आपकी जो कोयल, मान लो ये x है, ठीक है, ये z है, ये y है, तो जो मेरी कोयल है वो xz प्लेन में, ये xz प्लेन हुआ। और बी आई केप, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा मेरा, इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी आई केप है। तो इस कोयल का जो एरिया होगा या तो वो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। टॉर्क कितना हो, तो एम भी क्या हो जाएगा, इसका ऊपर आ जाएगा, एम बराबर कितना होता है एन आई है। तो आप देखिए बी और एन है जो परपेंडिकुलर है, क्या बेटा परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाएगा, टॉर्क बराबर होता है एम बी साइन थीटा, थीटा 90, टॉर्क बराबर एम बी हो जाएगा। तो एम कितना हो गया एन आई ए, और बी कितना हो गया, क्या बी हो गया आपका यार बेटा, ए कितना हो गया आपका पाई आर स्क्वायर लिखोगे, तो योर आंसर इज एन आई पाई आर स्क्वायर बी। तो दिस विल बी द आंसर टॉर्क। ओके, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, डन एकदम से। नेक्स्ट, द स्क्वायर लूप इज कैरिंग ए स्टडी करंट आई एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम। इफ दिस स्क्वायर लूप इज चेंज टू ए सर्कुलर लूप and it carries the same current, the magnitude of the magnetic dipole moment
ऑफ सर्कुलर लूप विल बी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप निकाल सकते हो। ए स्क्वायर लूप है कैरिंग स्टडी करंट आई, ये स्क्वायर लूप है बेटा, करंट कितनी आई, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ इस डाइपोल मोमेंट इज एम, ओके। तो अपन मैग्नीट्यूड क्या निकालना बेटा, इसका लगभग एल मान लो, एल मान लो, तो एम कितना हो गया बेटा, एम बराबर एल स्क्वायर एन आई ए, आई ए कितना हो गया एल स्क्वायर आई इंटू एल स्क्वायर, ये आ गया बेटा। इसी को लूप बना दिया, क्या कह रहा हो, इफ द स्क्वायर लूप इज चेंज टू ए सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप में कितना रेडियस आर हो जाएगा, लेकिन जो आर जो होगा ना बेटा बराबर, वो किसके बराबर है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इजिकल टू कितना, एल 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 यानी कि 4L, कितना हो जाएगा ये 4L के बराबर, तो आर बराबर कितना हो गया 2L/पाई, हो गया पाई, 2L/पाई। तो आप देखिए, अब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एम कितना हो गया आई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 4L स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, तो इस पाई से एक पाई जाएगा, तो आई एल स्क्वायर पहले से ही है, तो ऊपर होगा 4m/पाई, दिस विल बी द आंसर, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। अ मैग्नेट ऑफ ए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 10⁻⁻⁻⁰ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ उसने, ठीक है, एम दे दिया आपको 10⁻⁻², इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी कोस थीटा आई के, ओके दे दिया। ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, आई की डायरेक्शन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो भी कितना है, बी कॉस ओमेगा टी आई के, आई की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। वेयर बी इजिकल टू 1 टेस्ला एंड ओमेगा इजिकल टू 0.125 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। वर्क डन बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एट t इजिकल टू 1 सेकंड इज, वर्क डन बाय रिवर्सिंग द, वर्क डन निकालना फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एट t इजिकल टू 1 सेकंड पर। तो भैया वर्क डन निकालना है, इसको 0 से 1 सेकंड तक निकालना, तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो u भी बराबर कितना होता है बेटा, -mb कॉस थीटा, यही होता है। एक बार t इजिकल टू 0 पुट कर दोगे और एक बार, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, वर्क डन निकालोगे तो वो आएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, हो जाएगा। लेकिन यार करके देखते हैं, देखिए यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है u इनिशियल कितना होगा, u इनिशियल हो जाएगा सर हमारा m माइनस m, तो m ही है 10⁻⁻², और b कितना है 1, और t इजिकल टू 0 करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा cos 1, ठीक है। तो i और i सेम डायरेक्शन में, तो ये 10⁻⁻² आ गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं आई यार यहाँ तो। और दूसरा देखो u फाइनल कितना आएगा, u फाइनल विल बी, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस एम, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपोजिट के लिए, तो एम की वैल्यू कितनी रखूँगा मैं 10⁻⁻², बी की वैल्यू रखूँगा 1 इंटू कॉस, ओमेगा कितना हो गया 0.125, मतलब 125/1000, टी कितना हो गया 1, ये कितना हो गया बेटा 125/1000 कितना हो गया 8, ठीक है। अब यू फाइनल माइनस, तो इसकी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, ये दिया हुआ है वही सेम क्वेश्चन, है ना, इसको ऐसे करना पड़ेगा बेटा पूरा, क्योंकि क्लोज ऑप्शन ही देखना पड़ेगा उसका। इसको सोल्व करोगे गेट योर आंसर। सर कैलकुलेट टफ हो रही, बिल्कुल हो रही है, लेकिन आंसर यही है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट पी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेकिंग परमानेंट मैग्नेट पी एंड द परमानेंट मैग्नेट, एक तो परमानेंट मैग्नेट बनाना है देख, और एक बनाना है मैग्नेट इन ट्रांसफॉर्मर, टी मतलब टेम्परेरी, टी फॉर ट्रांसफॉर्मर, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो मैग्नेट बनती है वो टेम्परेरी बनती है बेटा। हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग, विच प्रॉपर्टी इज द बेस्ट मैच ऑफ द मैग्नेटिक रिक्वायर्ड, ठीक है। पी के लिए तो क्या होना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए तो स्मॉल रिटेंटिविटी लार्ज कोर्सिविटी, ओके, पी के लिए लार्ज रिटेंटिविटी और लार्ज कोर्सिविटी के लिए लार्ज ट्रांसफॉर्म, लार्ज रिटेंटिविटी लार्ज कोर्सिविटी लार्ज रिटेंटिविटी नहीं, ट्रांसफॉर्मर के लिए दोनों ही कम होनी चाहिए, स्मॉल कोर्सिविटी और स्मॉल रिटेंटिविटी, लेकिन पी के लिए लार्ज रिटेंटिविटी लार्ज कोर्सिविटी, ओके, वही पी के लिए ये आ जाएगा आपका आंसर।
लार्ज रिटेंटिविटी एंड लार्ज कोर्सिविटी। एक बार जब भी टेम्परेरी परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है आपको, क्या बनाना होता है बेटा आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनता है, यानी कि कोर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर की कोर में होता है। तो ट्रांसफॉर्मर की कोर में होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ जब ट्रांसफॉर्मर की कोर में बनता है तो लार्ज रिटेंटिविटी और लार्ज नहीं, इसके लिए चाहिए लो, ये याद रखो आप इसको, लो रिटेंटिविटी और लार्ज कोर्सिविटी। ये दोनों चीजें बच्चों होनी चाहिए, सॉरी लार्ज नहीं, लो, लो, ये दोनों लो होना चाहिए, ये दोनों लो होनी चाहिए। किसके लिए? ट्रांसफॉर्मर के लिए। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर के लिए ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो ये परमानेंट बनाना, तो परमानेंट के लिए दोनों हाई होनी चाहिए, कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी। डन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखने लायक है। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 18002121 1821 799 799।